नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन फिजिक्स टीचिंग एग्ज़ाम्स। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं, नए एपिसोड के साथ आए हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। आज हम रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। हमने जे थॉमसन का पढ़ लिया था, उसके बाद हमने डिस्टेंस ऑफ कोसच अप्रोच पढ़ लिया था, हमने इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ लिया था। आज हम अगले एपिसोड पे चलते हैं, इसके अगले लेक्चर पे चलते हैं जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि रदरफोर्ड मॉडल की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि इसके कुछ सालों पहले इसके आ गया था जे थॉमसन मॉडल। तो आइए ज़रा एक बार हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद इसकी नीड क्यों पड़ी हम फिर इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है। जे थॉमसन मॉडल के बाद तो इसकी नीड क्यों पड़ती है, तो देखिए इसके पहले जो दो इम्पोर्टेंट मॉडल आए उनमें से पहला था जे थॉमसन मॉडल। एक आया आपके पास जे थॉमसन्स मॉडल, एक आया जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल ये कहता है कि ये एक एटम है, एटम स्फेरिकल है, ठीक है, और इसमें क्या है कि इसके पूरे एटम के अंदर क्या होता है, इसमें भरा हुआ होता है मैटर, और ये जो मैटर है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या होता है, भरा हुआ होता है ओवर द वॉल्यूम। और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेब्ड, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर इम्बेब्ड होते हैं, मतलब इसके अंदर धंसे हुए होते हैं सच दैट द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन, इसलिए इसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते थे। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ये एक इमूवेबल चार्ज होता है। इसको इस मॉडल ने बताया, जे थॉमसन ने बताया कि एक इमूवेबल चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये मूवेबल होता है, लेकिन कब, जब इसको हीट दिया जाता है, जब इसको हीट प्रोवाइड किया जाता है, यानी हीट एनर्जी दिया जाता है, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव कर जाते हैं, ये यहाँ से बाहर आ सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है। करेक्ट? इतनी बात इन्होंने बता दी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक दूसरा मॉडल भी आया लेनार्ड का, लेनार्ड्स मॉडल आता है। लेनार्ड ये कहते हैं कि ये जो मॉडल है, ये जो बताया गया है एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो मॉडल है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो टिनी पार्टिकल है। बताया गया कि वो टिनी पार्टिकल है, और वो टिनी पार्टिकल कहाँ है, वो सेंटर पर है, और नियरली होल ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और बताया कि लगभग जो टोटल ये स्पेस इसके अंदर का है ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। ये जो आपके पास दिया गया पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने बताया कि टिनी पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होता है, ये इमूवेबल है, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, इसको निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, इसके बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन इन दोनों मॉडल के बाद आता है आपके पास गीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, जिसको कि ये रदरफोर्ड के साथ के लोग थे जिन्होंने इनके साथ किया, इनके सुपरविजन में किया, और एक्सपेरिमेंट हुआ। कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जब भी किसी न्यूक्लियस पर, जब भी किसी एटम पर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई जाती है, ये अल्फा पार्टिकल जाते हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस अनडेविएटेड, वो अनडेविएटेड ही पास कर जाते हैं। सम ऑफ देम आर स्कैटर्ड एट 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री, एंड 1 in 8,000
8000 में एक पार्टिकल ऐसा होता है जो क्या करता है, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है ना, ये बात अल्फा स्कैटरिंग मॉडल कहता है। अल्फा पार्टिकल ही क्यों, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है इसका मास इतना होता है, कि अगर इसके रास्ते में ऑन द वे ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अगर स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके मोशन को, इसके पाथ को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन एक हैवी पार्टिकल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसके पाथ को क्या करता है, अफेक्ट नहीं कर पाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज ब्रशेस आउट, वो ब्रश आउट हो जाता है। मीन्स जब ये जाता है तो क्या होता है, वो हट जाता है इसके पास से और इसके पाथ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। तो इतनी सी बात हमने क्या पढ़ लिया था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में पढ़ लिया था। इस अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग है, इसके बेस पर इन्होंने कंक्लूड किया, किसने कंक्लूड किया, रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि हम एक मॉडल देते हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया, एक मॉडल इन्होंने क्या किया, सजेस्ट किया और बताया कि जो एटम है वो एटम कैसा हो सकता है, वो इनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एक बात और जान लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, यहाँ पे मैंने पढ़ लिया था आर नॉट मैंने पढ़ लिया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब हमने इसकी बात किया था तो मैंने उस समय कहा था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इट यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साइज का एस्टिमेशन करता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने के बाद हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात कर लेते हैं। तो आइए जरा हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आइए जरा इसके बारे में बात किया जाए। तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा, नंबर 1 ये कहा कि ये क्या है, ये एक एटम है, दिस इज द एटम, और इस एटम में होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इंटायर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ है, सेंटर पे है, एंड नियरली होल ऑफ द मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे काउंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास ही बहुत ही कम होता है, या कह दिया जाए नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हमने कहा कि नियरली होल ऑफ द मास एंड इंटायर पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड एट द कोर ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के कोर पर होता है, एंड दिस कोर ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस कोर ऑफ द एटम इज नोन एज द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि जो इसका इंटायर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड नियरली होल ऑफ द मास इज also situated at the center. This center is the core of the atom and this core is called nucleus. Correct? तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ, पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर in which entire positive charge and nearly whole of the mass is concentrated. This central core is called nucleus of an atom. फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर
ये जो सेंट्रल कोर आपको दिया जाता है ये स्मॉल होता है, कम से कम जगह लेता है, और क्या है, ये सेंटर पर होता है, इन विच इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली होल ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड। दिस सेंट्रल कोर इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। पहला पॉइंट उन्होंने ये कह दिया था। कहाँ से आया ये पॉइंट? ये पॉइंट आया लेनार्ड के सजेशन से, लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट से। दूसरी बात अगर हम कहें, दूसरी बात पे हमने पढ़ लिया था कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाता है, जो सेंटर पर बिल्कुल जाता है, सेंटर पे जाने वाला अल्फा पार्टिकल जाता है और ऐसे अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस कर जाता है, बैक हो जाता है, जिसकी स्कैटरिंग कितने एंगल पर होती है, 180 डिग्री एंगल पर होती है। और जो इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये क्या कहा जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक है ना, ये आर नॉट। इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी होती है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज इक्वल टू 0, वो 0 होती है। ठीक है, तो इसके बेस पर, आर नॉट के बेस पे हम क्या कहते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। इज वेरी स्मॉल, और इसका साइज कितना होता है, नियरली 10 टू द पावर -15 मीटर टू 10 टू द पावर -14 मीटर। इसका साइज कितना होता है, इतना होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, दिस एंड साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट 10 टू द पावर -10 मीटर। इसका साइज लगभग इतना होता है। अब जरा एक बात देखें कि जो एटम का साइज है वो इतना है और जो न्यूक्लियस का साइज है इतना है, या फिर कह दिया जाए कितना है। तो एक न्यूक्लियस एटम के साइज से कितना कम होता है, या कह दिया जाए कि एक जो एटम है वो न्यूक्लियस के साइज से कितना बड़ा होता है, इसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो कितना कम है, या कहते जाए कि एटम का साइज कितना ज़्यादा है, तो मैं कहता हूं कि साइज ऑफ द एटम एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द एटम एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस, अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या करें, हम कहें कि साइज ऑफ द एटम, क्योंकि हम इसी को निकालना चाहते हैं, डिवाइड बाई साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10 टू द पावर -15। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। करेक्ट, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 को अगर हम ऐसे करके लिखें तो कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतने जीरो हो जाएंगे। मीन्स ये जो साइज होगा एटम का न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में 1 लाख टाइम्स क्या होगा, ज़्यादा होता है। सोच के देखिए, 1 लाख टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो बीच का स्पेस होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। अगर हम इसके बेसिस पे कह दें तो इसके बेसिस पे क्या कह दिया जाए, यहाँ आर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -14 10 टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू 10,000 टाइम्स। कितना, 10,000 टाइम्स। तो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस का साइज 10,000 टाइम्स से लेकर के 1 लाख टाइम्स तक न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से कम होता है, या कह दिया जाए कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 10,000 से 1 लाख टाइम्स ज़्यादा होता है। करेक्ट, तो हम इस तरीके से दोनों के साइज के बारे में बता सकते हैं कितना उनके बीच में डिफरेंस होता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो अगर हम 3 नंबर पॉइंट पर जाते हैं तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसके बारे में और क्या बात होती है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं यहाँ पर होते हैं, ठीक है, सराउंडेड होते हैं। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड by suitable number of electrons, suitable number क्यों,
सुटेबल नंबर क्यों? सुटेबल नंबर इसलिए होते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि इस कोर पर जितना पॉजिटिव है एग्जैक्टली सेम हो जाए, और जब सेम हो जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स such that whole of the atom is neutral ठीक है ना। न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल तब होगा जब टोटल नंबर ऑफ दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स on the nucleus is equal to total number of electrons surrounds total number of electrons surrounds the न्यूक्लियस। ये आपके पास रहा क्या? थर्ड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट होता है ये किसी एटम के न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है कि जो एटम होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं सुटेबल नंबर ऑफ, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं और किस तरह से होते हैं, इसलिए आपके पास कैसा पॉइंट आता है? फोर्थ पॉइंट आता है कि वास्तव में इनकी पोजीशन कहाँ पर है। ऐसा नहीं कि केवल सराउंड है, सराउंड तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है? तो उनकी एक्चुअल पोजीशन के लिए चौथा पॉइंट हमारे पास आता है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus such as around the nucleus in different orbits such as planets revolves अराउंड द सन। ठीक है ना। इनकी सिचुएशन इस तरह से होती है कि डिफरेंट ऑर्बिट में सुटेबल नंबर ऑफ ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, और उस तरह से रिवॉल्व करते हैं जैसे कि प्लैनेटरी मोशन होता है उस तरह से क्या करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं प्लैनेटरी मोशन की तरह। ठीक है ना। इस तरीके से क्या करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं। और क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। और यहाँ से भी एक ही बात समझ में आती है कि ये क्या होता है, जो टोटल एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। करेक्ट। अच्छा, अब अगर दूसरी बात के बारे में देखा जाए कि जब ये घूम रहे होते हैं तो ये क्यों घूम रहे होते हैं, क्यों रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस बात के बारे में देख लिया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या है, ये आपके पास एटम है, हमने कह दिया कि ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? वो डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करता है? सुटेबल नंबर ऑफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ रिवॉल्व करता होगा, इलेक्ट्रॉन है यहाँ रिवॉल्व करता होगा, इलेक्ट्रॉन इस पर और भी होंगे, इलेक्ट्रॉन इस पर और भी होंगे, हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे? रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये जो आप अंदर देख रहे हैं साइज ऑफ एटम के बारे में, इसलिए मैंने इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है। हमने इसको मान लिया कि एक ऑर्बिट यह है, हमने इसको मान लिया कि एक ऑर्बिट यह है, इसके आगे भी ऑर्बिट हो सकते हैं। तो मान लिया जाए कि अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मैं किसी एक को कंसिडर कर लूँ, मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, इसमें सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, आप क्लास 11 से जानते हैं। तो जब भी कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc क्या होता है, ये होता है mv² अपॉन r, m mass of the revolving particle, that is the mass of electron, v is the velocity of the electron and r is the radius of the orbit, and electrostatic force Fe is equal to k ze q1 number of protons into e electron पे चार्ज डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात समझ में आएगी आपको कि Fc इज इक्वल टू क्या होता है Fe, और जब Fc इज इक्वल टू Fe होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व किया करते हैं। तो दिस इज द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में हम इतनी बात जानते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे कैसा होता है, ये कैसा होता है अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तो कैसा होगा अट्रैक्टिव होगा। इतनी सी बात, जो 4 पॉइंट हमारे पास है, दीज 4 पॉइंट्स आर द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इनका कुछ लिमिटेशन रही होगी, तो आइए जरा कुछ लिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं कि लिमिटेशन इसके कैसे हैं। करेक्ट, लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, आइए जरा हम लिमिटेशन की बात कर लें। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बात हम आपसे करते हैं कहाँ की, थोड़ी सी बात हम आपसे करते हैं ईएम वेव की, ठीक है ना। थोड़ी सी बात हम किसकी करते हैं, ईएम वेव की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, या कह दिया जाए कि थोड़ी सी बात मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की करता हूँ। ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर की बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लिमिटेशन की बात कर लिया जाए। किसकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, हम इनके लिमिटेशन की बात करें, जिनको मैंने अभी पढ़ा मैं उनके लिमिटेशन की बात करता हूं। आइए जरा लिमिटेशन पे देखें कि क्या क्या है, ठीक है ना। एक बात आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, वो इमिट करता है। यहाँ पे जरा देखते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं ये कह लूँ कि ये क्या है, कोई ऑर्बिट है ऑर्बिट के अंदर ये क्या है, यहाँ पे एटम होगा, हमने कह दिया कि एटम है, ठीक है। एटम के अंदर क्या है, यहाँ पे हमने कह दिया कि न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब चार्ज पार्टिकल होता है। जब ये चार्ज पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो हमने कह दिया कि इसकी वेलोसिटी v है, और अगर हम वेक्टर की बात करें तो हम कह लेते हैं v1 है, ठीक है ना। वेक्टर की बात करें तो हम कह लेते हैं v1 है। ये पार्टिकल अगर यहाँ पे आ जाए घूम करके तो हमने कह दिया कि वेलोसिटी है v2 है। यही पार्टिकल अगर यहाँ पे आ जाता है घूम करके तो मैं कह देता हूँ कि v3 है, और यही पार्टिकल अगर यहाँ आ जाता है तो मैं कह देता हूँ कि v4 है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूअसली इसकी जो वेलोसिटी है ये चेंज होती रहती है, और जब ये चेंज होती रहती है तो एक और ख़ास बात इस पर होती है कि इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जिसको आप कहते हैं AC। दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली चेंजेस इन डायरेक्शन। ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। अगर इन चारों को देखें तो देखिए ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ है। चारों का क्या है, लगातार डायरेक्शन इसमें चेंज होता है। यहाँ आएगा तो इधर हो जाएगा, यहाँ आएगा तो इधर हो जाएगा, यहाँ आएगा तो इधर हो जाएगा, और यहाँ आएगा तो इधर हो जाएगा।
इट मीन्स कि ये जो पार्टिकल इस पर रिवॉल्व करता है एक ऐसा पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। अब जब एक्सेलरेटेड पार्टिकल इस पर रिवॉल्व करेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा, ठीक है ना, घूम रहा है और रेडिएशन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, निकाल रहा है। अब सोचिए घूमते हुए अगर वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, एनर्जी वहां से निकल रही है, तो मतलब इसकी एनर्जी में डिक्रीजमेंट होता है। अगर इसकी एनर्जी में डिक्रीजमेंट होगा, अगर इसकी एनर्जी में डिक्रीजमेंट होगा तो लगातार इसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है तो फिर क्या होगा, इसकी अगर वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है तो ये पार्टिकल घूमते घूमते कैसा हो जाएगा, हमने कहा कि सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट था ये था, यहाँ पे इसका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी वैसे वैसे ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करता हुआ, स्पाइरल पाथ को फॉलो करता हुआ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाता है। स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए क्या होता है, आकर के न्यूक्लियस पर कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई भी एटम रह ही नहीं जाएगा, सभी कोलैप्स हो जाएंगे। अगर सभी एटम कोलैप्स हो जाते हैं तो फिर कोई चीज़ नहीं बन सकती है। तो ये जो रदरफोर्ड के मॉडल में था, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, या कह दिया जाए कि ये इस बात को बताता है कि रदरफोर्ड के मॉडल में कहीं स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं आई है कि कोई भी एटम जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपने समझ लिया होगा। तो एक पॉइंट आता है कि रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड्स मॉडल, Rutherford model could not, not cannot, could not explain, could not explain about the stability, about the stability of एटम। पहला पॉइंट, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट के बारे में हमने जान लिया कि जो पहला पॉइंट है वो आपको ये बताता है कि यह स्टेबिलिटी जो है इसमें नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरी बात किया जाए इसी से जुड़ता हुआ बात कि अगर ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करता है, स्पाइरल पाथ को फॉलो करता है तो कंटिन्यूअस, देखिए अगर स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा तो कंटिन्यूअस इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, नो डाउट। क्योंकि अगर इसकी रेडियस में चेंज आता है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा में चेंज आएगा, इसका जो होता है एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, अगर ये चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर ये चेंज होगा तो इसके अंदर चेंज आएगा। अगर इसके अंदर चेंज आएगा तो आप एक बात जानते होंगे कि E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी में चेंज आएगा, करेक्ट। इट मीन्स कि अगर ये घूमते हुए, अगर ये इस पे घूमते हुए रिवॉल्व करते हुए एनर्जी को इमिट करता है तो इसका मतलब है कि जो यहाँ से एनर्जी इमिट होती है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, यानी एक लाइन स्पेक्ट्रल की एनर्जी इमिट नहीं होती है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल बनता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल की जो एनर्जी होती है यहाँ से इमिट होती है, क्योंकि कंटिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी इसमें वेरिएशन होता है, करेक्ट। तो दूसरी बात यह है कि ऑन स्पाइरल पाथ, their angular velocities changes continuously, their angular velocity changes continuously, so frequency changes continuously. If frequency changes continuously, the energy emitted must be continuous
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसके क्या है, दोनों एक्सेप्शन, मतलब इसके क्या है, लिमिटेशन दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बातें पढ़ लिया है, हमने बातें यहाँ पे पढ़ लिया है कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल क्यों आया। रदरफोर्ड के मॉडल के पहले दो आए, एक आया जे थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन मॉडल आया। जे थॉमसन मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसकी वजह से लेनार्ड मॉडल आया, लेनार्ड्स मॉडल आया। इस लेनार्ड मॉडल के बाद किसका मॉडल आता है, रदरफोर्ड का मॉडल आता है। और इस रदरफोर्ड के मॉडल को ही हम आज तक मानते चले आए हैं, बस केवल इसकी लिमिटेशंस को छोड़ करके वो वहाँ पे इंक्लूड नहीं थी। तो यहाँ पे हमने रदरफोर्ड के मॉडल को भी स्टडी कर लिया है। रदरफोर्ड के मॉडल में इतनी बातें हैं, चार बातें हैं कि इसके सेंटर पर इसका जो सेंट्रल कोर होता है वहाँ पे इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी इंटायर पॉजिटिव चार्ज और नियरली होल ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताता है कि इसके साइज के बारे में, जो इसके न्यूक्लियस का साइज है दैट इज द वेरी टीनी, दैट इज द वेरी स्मॉल, दैट इज अबाउट 10 to the power minus 15 meter to 10 to the power minus 14 meter and size of the atom is about 10 to the power minus 10 meter। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको यह बताता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सुटेबल नंबर में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को सराउंड करके रखते हैं। इस तरह से सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जो एटम होगा दैट मस्ट बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट आपको ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन सराउंडेड तो हैं लेकिन किस तरह से, क्या है उनकी पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डेफिनेट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और उस डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि उन पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इतनी बात हमने इस पे पढ़ लिया था। फिर आई बात लिमिटेशन की। लिमिटेशन में बात आती है कि जब ये कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो एनर्जी को इमिट करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि अगर वो इमिट ऐसा कर रहा होता तो स्पाइरल शेप को फॉलो करता हुआ आकर के कोलैप्स हो जाता है न्यूक्लियस से। तो एक यह है आपके पास लिमिटेशन, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो मतलब कि जो पहला लिमिटेशन है वो स्टेबिलिटी के बारे में है और जो दूसरा है वो किसके बारे में होता है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में होता है। तो इतनी इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। ठीक है ना, इतनी इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। तो आज के वीडियो में हमने इतनी बातें पढ़ लिया था। ये बातें आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कमेंट होगा, आपका जो सजेशन होगा मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो आप अपना सजेशन, अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।